हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज से हम एथिक्स की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और हमारा फर्स्ट लेक्चर है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म का मतलब क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक वो काबिलियत है जिसमें हम अपने इमोशंस को समझते हैं, उनका यूज करते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। अब ये किस तरह से होता है इसे डिटेल में हम आगे वीडियो में समझेंगे। ये इंटेलिजेंस गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका गोल छोटा है या बड़ा है या किस एरिया का है। ये इंटेलिजेंस आपके लाइफ के हर एरिया में काम आती है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज अपने इमोशंस को समझने में, उन्हें मैनेज करने में तो होता ही है, साथ के साथ हमें दूसरों के इमोशंस को जब समझने की जरूरत होती है तब ये इंटेलिजेंस काम करती है। तो इसमें रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग, इन्फ्लुएंस कि हमारा इन्फ्लुएंस क्या है या फिर दूसरे के इमोशन का इन्फ्लुएंस हम पर कितना है और किस तरह से है, ये सब कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस के अंडर आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस पहली बार इसकी बात की थी पीटर सैलोवे एंड जॉन मेयर ने, लेकिन बाद में डेन गॉलमैन की एक बुक आई थी इमोशनल इंटेलिजेंस के ही नाम से 1996 में, जिसके बाद ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ। मैंने ये बुक पढ़ी है, मैं रिकमेंड करूंगी कि हर किसी को ये बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि सैलोवे और जॉन मेयर्स ने किन 4 स्टेप्स की बात की जिससे हम अपने ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है परसीविंग इमोशंस, यानी कि हम इमोशंस को किस तरह से देखते हैं या किस तरह से लेते हैं। यदि मान लीजिए हम पर किसी ने गुस्सा किया, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको पलट कर जवाब दे दें और उस पर भी गुस्सा कर दें, या फिर हम उसके रीजन को समझने की कोशिश करें कि हो सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो गुस्सा कर रहा है, ये इसका कोई प्रॉब्लम है, इसका कोई एक वैलिड रीजन है, और फिर हम एक्ट करें। तो इट इज बेटर कि हम रिस्पॉन्ड करें पहले इमोशंस को और एक्ट बाद में करें या फिर ना भी करें। तो रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप होता है इमोशंस को समझना, उनकी अंडरस्टैंडिंग कि हम जो भी इमोशन फील कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है। हमें गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है। यदि हम किसी बात से परेशान है तो हम क्यों परेशान है और हम इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। क्या उस इमोशन में अभी ही हमारा रिस्पॉन्ड करना या एक्ट करना इंपॉर्टेंट है, या फिर हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा, कहते हैं कि गुस्सा आए तो आप सांस लो, मेडिटेशन करो। तो वो होता है अपने इमोशंस को समझना ताकि हम इम्पल्सिव एक्शंस ना लें। थर्ड स्टेप होता है इमोशंस को यूज करना। बहुत जरूरी है कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं उन्हें सही जगह इस्तेमाल किया जाए, उन ताकि हमारा जो गोल्स है हम उसे अचीव कर सके और एक बेटर पर्सन बन सके। नेक्स्ट इज इमोशंस को मैनेज करना। इसका मतलब यही है कि यदि आप कोई बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फील कर रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि आप अपना थोड़ा टाइम लें, फिर हम उनको, अपने इमोशंस को मैनेज करना, उन्हें समझना, फिर उनको यूज में लाना। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जिसके तहत हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना, ये 4 स्टेप्स सेलोवी और जॉन मेयर्स द्वारा दिए गए थे। अब आगे समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये है कि क्या होना चाहिए हमारे अंदर कि हम अपना इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकें। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है मोटिवेशन। मोटिवेशन इधर एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात नहीं हो रही है, इधर इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है। यदि आपका कोई भी गोल है तो उसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। जब हमारे पास रीजन होता है, एक वैलिड, एक रीजनेबल रीजन होता है, तब वो हमें अंदर से मोटिवेट करता है उसे अचीव करने के लिए। ओके, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड योर ओन रीजंस कि यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो आपके क्या रीजंस हैं। और वो रीजन एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनल होना चाहिए। इसके कुछ वैल्यूज आते हैं जैसे कि पैशन, रेजिलियंस। फॉर रेजिलियंस का मतलब है कि आप अपने निर्णय पर, जब आपने कुछ डिसाइड कर लिया कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, तो आप कितने रेजिलियंट हैं उसे अचीव करने के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं रोहित शर्मा की जर्नी। उन्हें 2011 वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया था, फिर उन्होंने ही 2024 में कैप्टेनिंग की। तो ये उनके रेजिलियंस को दिखाता है, उनके लगातार चल रहे जो इंटरनल मोटिवेशन था जिसने उन्हें पुश किया, उसको एग्जेम्पलीफाई करता है।
सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो पहला कंपोनेंट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज सेल्फ रेगुलेशन। अभी हमने इमोशंस को मैनेज करने की बात की थी, हमने ये समझा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने इमोशंस को मैनेज करने की काबिलियत होना। यही सेल्फ रेगुलेशन भी होता है। सेल्फ रेगुलेशन यानी कि आप अपने इमोशंस, थॉट और बिहेवियर को किस तरह रेगुलेट कर रहे हैं। आप गुस्से में आकर एग्रेसिव हो रहे हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हैं, आप कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं सोच रहे हैं, तो इसका मतलब आप एबल नहीं है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के। तो सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफिकल्ट सिचुएशन। हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत बस एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में डेली बेसिस पर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें अपने इमोशंस और थॉट्स को इफेक्टिवली मैनेज करना होता है। इसी कंपोनेंट को सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है। इसमें ट्रस्ट वर्दीनेस यानी कि आप पर भरोसा किया जा सके, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब है कि आपने जो डिसीजन लिया है आप उस पर अड़े हुए हैं, आप एक इंटीग्रेट, आपके अंदर एक इंटीग्रिटी है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सेल्फ कंट्रोल है कि आप एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, आप इम्पल्सिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एडेप्टेबिलिटी है यानी कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं, आप मैनेज करते हैं, आप अपने आप को रेगुलेट करते हैं। एंड ओपननेस टू चेंज, यदि कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो आप उसको लेकर कितने फ्लेक्सिबल हैं और उस सिचुएशन में आप अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया एथिक्स। अब मीडिया का बहुत बड़ा इधर रोल होता है। मीडिया के लिए बहुत आसान है किसी भी न्यूज़ को, किसी भी खबर को बहुत आसानी तक लोगों तक पहुंचाना। वो फेक भी हो सकती है। अब इससे क्या होगा, उनका टीआरपी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ये उनके ऊपर है कि वो फेक न्यूज़ स्प्रेड करना चाहते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, या फिर वो एक रियल चेंज लाने के लिए एक्चुअल ऑथेंटिक न्यूज़ स्प्रेड करना चाहते हैं। तो ये आता है मीडिया एथिक्स में, और ये एथिक्स आई थिंक पर्सनल लाइफ में हर कोई फेस करता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट इज सेल्फ रेगुलेशन। थर्ड इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, अपने आप को किसी और की जगह पर रख कर देखना, ठीक है। एक होता है सिंपैथी कि आपको दया का भाव है कि वो बहुत गरीब है, बेचारे के पास कपड़े नहीं है। लेकिन एम्पैथी होगा, आपको पता है उसके पास कपड़े नहीं है तो उसे ठंड लग रही होगी, तो आपने उसे अपने कपड़े, अपना जैकेट या अपना कुछ जो भी आपके पास था दे दिया। तो एम्पैथी का मतलब होता है अपने आप को किसी और की सिचुएशन में रख कर देखना, उसको परसीव करना कि वो क्या महसूस कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, और उसके इमोशंस को समझना और फिर रिस्पॉन्ड करना कि उसका इमोशनल स्टेट क्या है। यदि आप पर किसी ने गुस्सा किया तो आपने समझा कि ये इसका पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसीलिए उसने गुस्सा किया। तो जब आप जज ना कर कर रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उसको एम्पैथी में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी को भी बहुत एम्पैथी थी। उन्होंने सिंपल, गांधी जी बिलोंग्ड टू अ गुड फैमिली, राइट। उन्होंने लेकिन एम्पैथाइज किया जो पुअर लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके साथ एम्पैथाइज किया, और उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ते हुए सीधा सिंपल जीवन जिया जो बाकी हरिजन जी रहे थे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्पैथी। अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का मतलब है सोशल इंटेलिजेंस, कि आप एक सोसाइटी में कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप कितने केपेबल हैं ये समझने के कि आपका जो आपके आसपास हो रहा है आप उन चीज़ों से कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है। लाइक फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड। बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कल्चरल इम्बैलेंस हो सकता है, हमारे ओपिनियंस अलग होते हैं, दो लोग होंगे तो उनकी अलग अलग बातें होंगी। तो एक कॉमन ग्राउंड ढूंढा जाता है जिससे कि दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट आ सके, हम कोई डिसीजन ले सकें और फिर एक्ट कर सकें। तो कॉमन ग्राउंड, एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना, ये सब कुछ सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है। इसमें कुछ स्किल्स होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, लाइक परसुएशन, आप अपनी बात किस तरह से रख पा रहे हैं, टॉलरेंस, टैक्टफुलनेस यानी कि आप कितना समझ पा रहे हैं, जो भी एनवायरनमेंट है उसको आप कितना समझ पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कितना एक्ट कर पा रहे हैं। टीम लीडरशिप, क्या क्या आपके अंदर लीडरशिप वैल्यूज हैं या नहीं, आप ठीक तरीके से लीड कर पा रहे हैं या नहीं। एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को समझना चाहते हैं, अगर आप कोई एक्चुअल चेंज लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड देन द अवेयरनेस, दैट यू आर अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ स्किल्स होती हैं जो सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट होती है। आपने सुना होगा मैन इज अ सोशल एनिमल, काफ़ी पॉपुलर लाइन है, मैन इज अ सोशल एनिमल।
तो हम सोसाइटी में ही रहते हैं, हम सोसाइटी में बड़े होते हैं, तो उसके लिए सोशल स्किल्स का डेवलप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उसने देखा कि दो कम्युनिटीज के बीच में कुछ टेंशन हो रहा है। तो अब उसने, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली पुलिस एक्शन ले लिया, ये आसान रास्ता है कि इमीडिएटली पुलिस को बुला लेते हैं, लोगों को हटा देते हैं। इनफैक्ट उसने क्या किया, उसने जॉइंट मीटिंग रखी, दोनों पक्षों की बातें सुनी और उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको सुना और फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया। तो सोशल स्किल, इसमें हमें लीडरशिप की क्वालिटी नजर आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज सेल्फ अवेयरनेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, आपको क्या चाहिए, आपके इमोशंस किस तरह से एक्ट करते हैं, आप एग्रेसिव है या फिर आप काम है, ये आप अपने बारे में कितना अवेयर हैं। जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तब हम दूसरों के इमोशंस को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हमें अपने इमोशंस, हमारी वैल्यूज, जैसे कि आप फैमिली वैल्यूज हो सकती हैं, कल्चरल वैल्यूज हो सकती हैं, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेसिस पर आप एक अडेप्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करती है। इनर कन्फ्लिक्ट्स क्या है, ये सब, इनके बारे में अवेयर होना हमारे लिए ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब उसने, एक ऑफिसर ने रियलाइज़ किया कि वो अपना फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है वर्क के लिए, ठीक है, और इसके वजह से वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर गुस्सा कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने बाउंड्री सेट कर ली, क्योंकि उसको ये रियलाइज हुआ कि उसके लिए फैमिली टाइम और वर्क दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एक बाउंड्री सेट करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि जो सबऑर्डिनेट्स पे इरिटेशन निकल रहा है, जिस वजह से उसका काम इफेक्ट हो रहा है, वो चीज़ ना हो। So this is self-awareness about how you respond to your own emotions. This is self-awareness, which is a very crucial component of emotional intelligence. So these are the 5 important components. अब समझते हैं कि EQ और IQ में डिफरेंस क्या होता है। EQ का मतलब है इमोशनल क्वोशिएंट, IQ का मतलब है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आईक्यू आपके इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है, यानी कि आपकी कोग्निटिव एबिलिटीज क्या है। इसमें रीजनिंग, एनालिसिस, लर्न, सॉल्व प्रॉब्लम लॉजिकली, ये एक क्या है, ये टेक्निकल एक्सपेक्ट है। इट इज टेक्निकल इन नेचर। आपने किताब पढ़ी, आपने कोई वोल्केनो के बारे में पढ़ा, वोल्केनो के नाम आपको याद हो गए। अगर आपको बहुत जल्दी याद हो रहे हैं, आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, इसका मतलब आपका आईक्यू अच्छा है, ठीक है। इमोशनल क्वेश्चन में क्या आता है, ईक्यू में आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आती है कि आप इमोशंस को, अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को कितनी कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, उन्हें मैनेज कर पाते हैं और उन्हें पहचान पाते हैं। मैं मानती हूँ कि EQ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ। IQ से आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, लेकिन EQ ही होगा कि आप सर्विसेज में रह पाएंगे, उसे सरवाइव कर पाएंगे। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट सिविल सर्विसेज, इट इज अबाउट एवरी प्रोफेशन पॉसिबल, बी इट डॉक्टर, इंजीनियर, कारपेंटर, इंटीरियर डिजाइनर, कुछ भी हो। तो EQ का डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मोर देन IQ। ये किताबी नॉलेज है, मिल जाएगी। IQ होता है जब आप अपने आप को स्टडी करते हैं। So IQ is more analytical in, logical in, technical in nature. EQ is more interpersonal in nature. ये एक पर्सनल अफेयर होता है जब हम खुद को एनालिसिस करते हैं। सो IQ के कंपोनेंट्स अगर हम देखें कि उसमें क्या आता है, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी, लर्निंग, कुछ भी आ सकता है इसमें, जो जो नॉलेज आपको किताबों से मिल रही है या फिर एक लॉजिकल वे में आपके पास आ रही है। लेकिन EQ क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स। These are all the emotions that we feel and that we perceive from others. So this is the difference between EQ and IQ. जैसा कि मैंने आपको बताया, IQ से एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन EQ ही है जिससे आप सरवाइव कर पाएंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाई IQ की बात करें तो एक ऑफिसर है, उसने बहुत अच्छा एक डेटाबेस बनाया जिससे कि हम वेलफेयर स्कीम्स को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब EQ कहाँ काम आएगा। EQ ये देखेगा कि जो वेलफेयर स्कीम्स बन रही हैं, क्या वो यूजर फ्रेंडली हैं, क्या उसे लोग सच में इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या वो काम आ पाएगी। तो वहाँ EQ आता है, क्योंकि यहाँ पर एम्पैथी आती है, यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस आती है, यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन आता है।
ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन IQ एंड EQ। अब ये समझते हैं कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की क्वालिटीज क्या होती है, हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी खूबी एक ये होगी कि वो स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी होती है। स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी का मतलब, अगर उन्होंने निश्चय कर लिया है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, इसके लिए मुझे सुबह उठना है, 8 घंटे पढ़ना है, या फिर कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, तो वो करेगा। तो दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी। हम कहते हैं, आपने सुना होगा, एक डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन क्या होता है कि जब आप वही आदतें करते हो, आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को नहीं बदलते, आप सच में अपने आप को बदलते हो। तो वही एक स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी भी कहलाता है। when you are strong enough, when you are resilient enough to stay on your own decision. नेक्स्ट, एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की पहचान होती है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथेटिक पर्सन होता है, वो आपकी सिचुएशन को समझता है, आपको जज नहीं करेगा। वो पर्सन आपकी इमोशंस को समझेगा एंड देन रिस्पॉन्ड करेगा। एम्पैथी होती है जब आप सिविल सर्विस में जाते हैं, फिर सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो आप देखते हैं कि कोई गरीब है, ठीक है, उसके पास कपड़े नहीं है या खाना नहीं है, तो आप एक ऐसी स्कीम निकालेंगे जहां पर उनको ये सब प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि आप उनकी सिचुएशन को एम्पैथाइज कर पा रहे हैं। इनहैंस्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं और सामने वाले को कितना समझ पा रहे हैं, आप कम्युनिकेशन से कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो एक जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है, उसको पता होता है कि कम्युनिकेट कैसे करना है। रिड्यूस्ड स्ट्रेस, इसका मतलब क्या है कि आप स्ट्रेस में आकर कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले रहे हो, कि मैं स्ट्रेस में हूँ तो कोई बुरी आदत लगा ली, है ना, कि आप किसी बुरी कंपनी के साथ आपका उठना बैठना हो गया। तो इसलिए क्या होता है, स्ट्रेस को रेगुलेट करना, जो व्यक्ति अपने स्ट्रेस को रेगुलेट कर सकता है वो भी इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाएगा। नेक्स्ट इज क्रिएटिव पोटेंशियल, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जानता है कि सिचुएशन में मुझे क्या सोल्यूशन निकालना है। उनका एक क्रिएटिव माइंडसेट होता है, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द सोल्यूशन एंड नॉट क्राइंग ओवर द प्रॉब्लम। and self awareness is most important. In my opinion, self awareness is most important. अगर आप अपने आप के बारे में अवेयर नहीं है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दूसरे व्यक्ति को समझना। तो ये कुछ 6 मैंने आपको मेन वैल्यूज बताई हैं। मेन आप कह सकते हैं कि आप इन 6 चीज़ों से पहचान कर सकते हैं कि ये व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने स्ट्रेस की बात की, ठीक है, अब एक ऑफिसर है, वो स्ट्रेस में आके इम्पेशेंट हो जाता है, ठीक है, और इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया, या फिर पब्लिक इंटरेक्शन नहीं किया, क्योंकि उसे पता है मैं पब्लिक से बात करूंगा मुझे स्ट्रेस हो जाएगा, जो कि अच्छी क्वालिटी नहीं है, राइट। वर्किंग डिस्पाइट लो अप्रिसिएशन, अभी क्या है कि आपको लो अप्रिसिएशन मिल रहा है फिर भी आप काम कर रहे हैं, तो ये इंटेग्रिटी में आएगा कि आपके अंदर वो इंटेग्रिटी है, आपको वो भरोसा है कि इफ आई विल कीप वर्किंग देन रिजल्ट इज इवेंचुअली गोइंग टू कम, राइट। सो लो अप्रिसिएशन के होते हुए भी हर रोज उठना काम करना, ये आपके इंटेग्रिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स मार्जिनलाइज्ड पीपल, जैसे कि हमने बात की एम्पैथी की, कि आप उनकी तरफ सेंसिटिवाइज्ड हैं, राइट। जैसे कि LGBTQ कम्युनिटी की हम इधर बात कर सकते हैं, ट्राइब्स की बात कर सकते हैं, विमेन की बात कर सकते हैं, चिल्ड्रन जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनकी बात कर सकते हैं, किसी की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। अब इधर जो ऑफिसर है उसको पता है कि वो इम्पेशेंट हो रहा है, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है उस चीज़ को, कि मुझे प्रैक्टिस करना है ताकि मैं स्ट्रेस के अंडर भी काम रह सकूं, ओके। तो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है जो अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ में लेकर चलता है। वो ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होता और ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं होता, देयर इज अ बैलेंस ऑफ बोथ। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। नेक्स्ट इज की इंपॉर्टेंस क्या, भी हमने देख लिया कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती हैं, कैसे पहचान होती है, लेकिन ये ज़रूरी क्यों है, हम इसके बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं, राइट। तो देखिए, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इधर प्रोफेशनल में मैं सिविल सर्विसेज की ही बात करूंगी। तो इन दोनों में ही इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें, जब हम इमोशनली डेवलप्ड होते हैं तो हम इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, हमारी थिंकिंग क्लियर होती है, लॉजिक और इमोशंस का एक बैलेंस होता है। हम ऐसा नहीं होता कि हम इमोशंस को हावी होने देते हैं और ऐसा भी नहीं होता कि हम इनको सप्रेस कर देते हैं।
तो इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाते हैं, पर्सनल ग्रोथ होती है। पर्सनल ग्रोथ जब आप होती है, जब आप सेल्फ अवेयर होते हो, तो अचीवमेंट्स भी दिखने लगते हैं। इमोशनल वेलबींग होता है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होती। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो, आपको पता होता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, या फिर मुझे एंजाइटी होती है, फिर मुझे गुस्सा आता है, तो आप उसके लिए स्टेप्स लोगे। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, या फिर थेरेपी, या फिर किसी से आपने बात कर ली, या आपको जो भी सही लगा, क्योंकि आपको अपना स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करना है, और यही पहचान होती है। नेक्स्ट इज कल्टिवेटिंग ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब कि एक रेजिलियंस होता है, एक होपफुलनेस होती है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो जल्दी हार नहीं मानते, वो नेगेटिव नहीं होते, वो पेसिमिस्ट नहीं होते, है ना, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो रियलिस्टिक होते हैं। वो जो होता है उसको उसी तरीके से देखते हैं, और उसमें से एक ऑप्टिमिज्म का एक उनका एक पर्सपेक्टिव होता है। ओके, सो दे आर वेरी रेजिलियंट इन नेचर। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, इससे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज्म कल्टीवेट होता है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि हम जब हम पता होता है, हम सेल्फ अवेयर होते हैं, होपफुल होते हैं, या फिर हम इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, हम डिसीजन सही लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम कॉन्फ्लिक्ट्स को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, हम डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को कर पाते हैं। जब बहुत डेली लाइफ में बहुत सारे हमारे ऐसे सिनेरियोज आते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कम्युनिकेशंस करनी पड़ती हैं इन पर्सनल लाइफ। इट कैन बी विद योर फ्रेंड्स, इट कैन बी विद योर पेरेंट्स। और उस टाइम पर हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस काम आता है कि हम कितने अच्छे तरीके से सिचुएशन को मैनेज कर पा रहे हैं। सो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट समझते हैं कि सिविल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सेल्फ चॉइस, यानी कि हम कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते। अब ये एक ऐसा फील्ड है, अगर आपने इसमें इमोशनल इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, तो ये एक साथ हजारों लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करेगा। पर्सनल में सिर्फ आप अफेक्ट हो रहे हो, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप काम करते हो तो आपका एक डिसीजन कई लोगों को अफेक्ट करता है। आप एथिकल डिसीजन मेकिंग ले पाते हो, क्योंकि आपको पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, लोगों की बात नहीं समझ पाओगे, आप अपना रोल नहीं निभा पाओगे। एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन का मतलब है आप लोगों से बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हो। आपके अंदर एक अवेयरनेस होती है लोगों की सिचुएशन को लेकर, एक कंपैशन होता है जब आप उनकी स्थिति समझ पाते हो। आपका स्ट्रेस, ईगो, ये सब बैक सीट ले लेता है। नेक्स्ट इज नेगोशिएशन स्किल्स डेवलप होती हैं। नेगोशिएशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप एक कम्युनिकेशन आपका इन्हांस होता है। आपकी रिजोल्यूशन स्किल्स, जैसे कि हमने पर्सनल लाइफ में भी देखा, वहाँ पर वो रिजोल्यूशन स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं। ओके, रिजोल्यूशन स्किल्स डेवलप होती हैं। डिसीजन मेकिंग बेटर होता है, क्योंकि आप बहुत शांत होते हो, आप कंपोज्ड होते हो, आप मैनेज्ड होते हो, आपको आपको पता होता है कि सेल्फ रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप नेगोशिएट कर पाते हो। एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन आप एक 360 डिग्री लीडरशिप प्रोवाइड कर पाते हो। अपवर्ड, यानी कि आप अपने सीनियर से बात कर पाते हो, आपको पता होता है कि किस लहजे में रहकर, या क्या बाउंड्री है, या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत मुझे बात करनी है। डाउनवर्ड लीडरशिप होती है, लाइक यू आर एबल टू कनेक्ट विद द लोकल पीपल एज वेल एंड योर सबऑर्डिनेट्स एज वेल। आप अननेसेसरी इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते हो। हॉरिजॉन्टल लीडरशिप होती है, जो भी आपके साथ के हैं उनके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके, नेगोशिएट करके, कोलैबोरेशन करके आप एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर पाते हो। एक्सटर्नल लीडरशिप इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, जैसे कि एनजीओ स्टेक होल्डर से जब बात करनी होती है, उनके साथ मिलकर जब वेलफेयर स्कीम्स को बनाना होता है, तो उधर इमोशनल इंटेलिजेंस काम आता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी डेवलप नहीं हो पाती। क्यों? हम फेल क्यों हो जाते हैं? इसका रीज़न होता है एक एनोनिमिटी एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? हम अनोनिमस रहते हैं, यानी कि हम काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी कोई ना कोई काम कर रहा होता है जिसकी पावर ज़्यादा होती है, राइट। तो हमारी एक तरीके से अनोनिमस पहचान होती है। तो हमें लगता है कि हम कुछ भी कर लें, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई, कोई प्रॉब्लम हो भी गई, तो ये जवाब देंगे, मुझे जवाब नहीं देना है। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस और खास करके अकाउंटेबिलिटी क्रिएट या डेवलप नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज वर्कलोड एंड प्रेशर। ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड हम कई बार
ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो इफेक्टिव नहीं होते, और ये होता है कि ठीक है वर्कलोड कम करना है। इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस की पर्टिकुलरली कोई ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, अगर मैं बात करूं। एक होता है कि लाइक फॉर्मल ट्रेनिंग हम कह सकते हैं, तो देर इज नो सच ट्रेनिंग, एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल फेल to develop such intelligence and to connect with people when we talk about administration. लैक ऑफ जेन्युइन कनेक्शन विद पब्लिक। अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, अगर आपको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, अगर आपके पास एम्पैथी ही नहीं है, अगर आप फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड में काम कर रहे हो, फाइट एंड फ्लाइट मोड में, तो उसमें क्या होता है कि आप पब्लिक के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन बना ही नहीं पाते, उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है क्योंकि आप उनकी सिचुएशन नहीं समझ पाते हो। एंड मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इशू फेस होता है वो होता है कल्चरल डिस्कनेक्ट को लेकर। मान लीजिए आप दिल्ली में बड़े हुए, दिल्ली में पैदा हुए बड़े हुए, वहीं पे आपका एजुकेशन हुआ और आपकी पोस्टिंग किसी रूरल एरिया में हो गई। दिल्ली इज प्रो अर्बन एरिया, प्रो अर्बन, ठीक है। अब आप अर्बन से रूरल एरिया में चले गए तो आपके लिए बहुत बड़ा कल्चरल शॉक होता है। तो उसमें जो डिस्कनेक्शन होता है कल्चर को लेकर, ड्यू टू दैट ऑल्सो EI गेट्स अफेक्टेड। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से EI एडमिनिस्ट्रेशन में कभी डेवलप हो ही नहीं पाता। तो अब सवाल आता है कि हम डेवलप कैसे करें। अभी हमने समझ लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फेल भी होते हैं, पर्सनल में प्रोफेशनल में हर तरह से EQ इज इम्पॉर्टेंट। अब इसे डेवलप कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। पर्सनल लाइफ में हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं कि इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, गुस्सा आया तो सांसें ले ली, मेडिटेशन कर लिया, एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा, बहुत सारे तरीके हैं। जर्नलिज्म, सॉरी जर्नल लिखना, नॉट जर्नलिज्म, जर्नल लिखना, आपने अपनी डायरी मेंटेन की, आपने दोस्तों से बात की, तो इस तरीके से क्या किया आपने, एक सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस किया कि मुझे गुस्से में या फिर मुझे किसी भी इमोशन में आकर इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना है। थिंक बिफोर एक्ट, ऑलवेज थिंक बिफोर एक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस को सोचना है, उनका इम्पैक्ट दूसरों पर सोचना है कि दूसरे भी इससे कैसे अफेक्ट होंगे, मैं कैसे अफेक्ट होऊंगा और क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। इसका एक लॉन्ग टर्म विजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म विजन के बिना हम इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, मुझे लगता है कि आज के टाइम पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं कि लोगों को बहुत जल्दी क्रिटिसाइज होती है, जैसे कि आपने एक टर्म सुना होगा, ट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है और फिर वो बहुत ऐसे एक डिजास्ट्रस एक्शंस भी ले लेते हैं। ओके, तो क्रिटिसिज्म का ओपन होना, अपने फीडबैक को कंज्यूम करना, उसको एम्बैरेस करना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि ठीक है अभी मैं उतना अच्छा नहीं कर रहा लेकिन मैं बाद में करूंगा। जैसे कि हमने पहले देखा कि लो अप्रिसिएशन के बावजूद अपना काम करना, जो कि आपकी इंटेग्रिटी को दर्शाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इवैल्यूएशन अगर आप करते हैं तो आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को भी डेवलप कर सकते हैं। अपने आउटबर्स्ट को डेवलप करना कि जो गुस्सा आया क्यों आया, ऐसा क्या था, क्या ट्रिगर किया मुझे कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया है फिर बिहेव किया। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लाइक जर्नल। आप अगर अपनी डायरी मेंटेन करते हैं तो उसमें एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। हम कुछ जो जब हम किसी बात को लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो दीज आर द सर्टेन वेज टू सेल्फ इवेल्युएट। ओके, देन एक्सपेंडिंग नॉलेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा हम नई स्किल्स को एक्सप्लोर करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर एक ओपन माइंडेडनेस आती है। एंड हम और ज़्यादा एम्पथाइज कर पाते हैं क्योंकि हम नई स्किल्स को, नए लोगों को समझ रहे होते हैं। तो इससे हमारी सोशल स्किल्स और एम्पैथी दोनों ही इंक्रीज होती है। अगर हम सिविल सर्वेंट्स के टर्म्स में बात करें तो सेल्फ, जैसे कि हमने देखा कि इसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, फॉर्मल ट्रेनिंग, राइट। तो सेल्फ अवेयरनेस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अपने ट्रिगर्स को मैनेज करें, एथिकल रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करें, कम्युनिकेशंस को स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए एक माइंडफुलनेस ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपने आपने एक पर्टिकुलर सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल किया, राइट, तो उसका एक प्रॉपर एक डेटा हो कि ताकि आप उसे सेल्फ इवैल्यूएट कर सको। गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। जब आपको लगे कि गाइडेंस की ज़रूरत है, वी टेक मेंटरशिप, वी टॉक टू अवर सीनियर्स। पीरियोडिक असेसमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपका कोई गोल है, अगर आपका वो गोल पूरा हो गया तो उसे पीरियोडिकली असेस करना चाहिए। तो ये सब कुछ तरीके होते हैं जिससे हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इश्यूज। देखिए अब बात यह है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
प्रोज एंड कॉन्स। हमने प्रोज सारे देख लिए कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कैसे लाइफ को एक बेहतर तरीके से जिएगा, उसके क्या क्या प्रोज है, क्या क्या पॉजिटिव ट्रेड्स होंगे, ठीक है, वो कितना पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में ला सकता है। लेकिन इसके कॉन्स भी होते हैं। जो बहुत ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है मैनिपुलेट करना। वो इजीली आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और हो सकता है इसकी वजह से आप कोई गलत एक्शन भी ले लें। जैसे कि बहुत सारे आजकल ऐसे टीनेज के बीच में खास करके मैं कहूँगी केसेस होते हैं जहाँ पर एक बैड कंपनी अगर हो तो उनको बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है कोई गलत स्टेप लेने के लिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन अगर अपने इमोशंस को सही दिशा में नहीं ले जाता तो वो गलत दिशा में जाती है और उसका एक एक ये हो सकता है कि वो मैनिपुलेट अच्छे से कर लेते हैं, वेपनाइजेशन हो सकता है, क्योंकि जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है उसे पता होता है कि उसे अपनी बात कैसे मनवानी है, किस तरीके से काम करना है, बात करनी है, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसको एज ए वेपन भी यूज किया जा सकता है। ओवर एम्फेसिस भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ इमोशंस पे ज्यादा ध्यान दिया, बाकी स्किल्स को नेग्लेक्ट कर सकता है। इमोशनल बर्डन हो सकता है इफ यू आर टू एम्पैथेटिक। अगर आप बहुत ज्यादा कुछ महसूस कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक इमोशनल बर्डन क्रिएट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस। ओके, नेक्स्ट इज फेकनेस, यानी कि जो भी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है उसे पता है कि आपको क्या सुनना है, तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर दैट पर्सन टू फेक दैट पर्टिकुलर इमोशन। एंड मैं ये कहूंगी कि फेकनेस और मैनिपुलेशन बहुत हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये कुछ इश्यूज भी हैं और ये इश्यूज तभी आते हैं जब आपका पर्पस क्लियर नहीं होता, जब हम सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं, फिर हमारी रीजनिंग स्ट्रांग नहीं होती। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में देखा था, इंटरनल मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वैलिड एंड फेयर रीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट वॉज इट एंड वी हैव कवर्ड, हमने पूरा ये टॉपिक कवर कर लिया है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।